हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर ओन फाउंडर डायरेक्टर डॉक्टर रंजन सिन्हा। देखिए, आज मैं आप लोगों को जितने भी मेरे स्टैंडर्ड 12th है सबके लिए मैं ये कहना चाहूँगा, 12th के स्टूडेंट्स जिसके मैं सोशियोलॉजी पढ़ाता हूँ जिन्हें, तो आज वहाँ पर मैं ये बात डिस्कस करूँगा कि आप लोगों का जो पहला जो पार्ट है भारतीय समाज। तो भारतीय समाज के बारे में जो मतलब परिचय हम लोग को देखना है, पढ़ना है उसके बारे में। तो मैंने इसके पहले 2-3 क्लासेस जो है आप लोगों के लिए लिया था, लेकिन आज मैं उसका जो अंतिम पहला चैप्टर का अंतिम हिस्सा जो है, अंतिम पार्ट जो है वो आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा, बताऊंगा। हालांकि ये पहला जो चैप्टर है जो आप लोगों ने यहां देखा कि भारतीय समाज एक परिचय, वो इवैल्यूएशन के लिए नहीं रहेंगे। ये चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, आप लोगों को मैं इस बात के लिए इत्तला कर देता हूं कि ये और लास्ट का 7th वाला जो चैप्टर्स आएंगे वो ये दोनों जो है इवैल्यूएशन के लिए नहीं आएंगे। लेकिन आपको पढ़ना है। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो इसके बारे में आपकी कोई जानकारी नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए यहां पर जो बात मैं डिस्कस करूंगा आज इस क्लास में कि यहां अंतिम पड़ाव में जो है एक परिचय का एक परिचय, यानी भारतीय समाज का जो परिचय है उसके बारे में क्या परिचय, मतलब ये समाज किस किस तरीके से आया है, हमारे पास समाज क्या है। देखिए, समाज क्या है अगर इसके ऊपर हम लोग बात करें तो समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप इज कॉल्ड सोसाइटी, है ना। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। तो सामाजिक संबंध कैसे बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं, और कैसे आज ये समाज जो हमारे पास आज जो देख रहे हैं वर्तमान समाज जो है, ये क्या ऐसा ही समाज पहले था, ये सारी चीज जो है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज हम लोग यहां इसको देखेंगे। देखिए, यहां से हम शुरू करते हैं। आप लोग भी अपने अपने जो बुक्स हैं उसको खोल लें, उसको देखें। एक पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य है भारतीय समाज से आपका परिचय कराना, लेकिन समाज बोध के नजरिए से नहीं वरन समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से, समाज शास्त्र से अगर ताल्लुकात आता है, ये शब्द अगर आता है समाज शास्त्र, समाज का शास्त्र, समाज का विज्ञान, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, समाज के बारे में। ठीक है, क्रमबद्ध व्याख्या अध्ययन करता है उसका। तो इस परिचय के परिचय में क्या कहा जा सकता है, शायद यहां उन व्यापक सामाजिक प्रक्रियाओं की तरफ संकेत करना उचित होगा जो भारतीय समाज को आकार दे रही है, जिनके बारे में आप आगे के पृष्ठों में विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए क्या क्या है इसमें से। मोटे तौर पर कहा जाए तो औपनिवेशिक दौर में ही एक विशिष्ट भारतीय चेतना ने जन्म लिया। औपनिवेशिक जो स्तर आया, यानी जो उपनिवेशवाद जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके बाद जो औपनिवेशिक जो हमारा दौड़, यानी हम पर शासन किया गया। हमने पहले भी इसका जिक्र किया है कि उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है, जब कोई ऐसा मतलब देश जो कमजोर देश के ऊपर शासन चलाए, अपने व्यवस्था चलाए, तो वो उस क्या होता है कि आप उसके अंदर चले जाते हो, उसके मतलब जैसा वो चाहता है वैसा ही आपसे वो करवाता है। जैसे कि हम लोग ब्रिटिश के अंदर गुलाम रह गए, तो ब्रिटिश के अंदर रहे तो जो मानसिकता उन्होंने दिखाई, जो काम उन्होंने करना चाहा जिस तरीके से, तो हम लोग क्या हुआ, गरीब होते चले गए, गरीब होते चले गए। हमारी चीज़ ही वो लोग लेकर चले गए, हमारी खनिज संपदाएं हो, हमारी जो मतलब जितने भी वेद पुराण जो भी हमारे पास थे, जो भी हमारे संपत्ति धरोहर था, तो उन्होंने वो चीज़ ले लिया। नतीजा क्या हुआ कि हम लोग गुलाम और गुलामी मनोवृत्ति लेकर रह गए। तो यहां पर दौड़ में ही एक विशिष्ट भारतीय चेतना ने जन्म लिया और औपनिवेशिक शासन ने पहली बार पूरे भारत को एकीकृत किया एवं पूंजीवादी आर्थिक परिवर्तन एवं आधुनिकीकरण को ताकतवर प्रक्रियाओं से भारत का परिचय कराया। और यहीं पर भारत का परिचय किस चीज से हुआ, यानी पूंजीवादी प्रक्रियाओं से, आधुनिकीकरण से। चूंकि हमारे ऊपर जब दूसरे देश आ गए और वहीं से शुरू हो गया था आधुनिकीकरण और पूंजीवादी प्रभाव हमको देखने को मिला। अब आपका सवाल होगा कि सर पूंजीवादी प्रभाव क्या है, जहां पूंजीपतियों का पूंजीवादी यानी पूंजी का बोलबाला जहां चले, तो हम तो गरीब हो जा रहे थे। यहीं से सारे जो प्रथाएं जो हमको दिखने को मिली, गांव में हो शहर में हो, जो क्लास सिस्टम आया, वर्ग चेतना हुई, या फिर हमारे यहाँ जमींदारी प्रथाएं, जो दासत्व आया, ये सब चीज वहीं से शुरुआत हो गई, यानी हमारे मानसिकता में परिवर्तन आना शुरू हो गया। उसके बाद देखिए, एक तरह से जो परिवर्तन लाए गए उन्हें पलटा नहीं जा सकता था। समाज वैसा कभी नहीं हो सकता जैसा पहले था, जैसा कि समाज पहले था वैसा नहीं बन पाया फिर, क्योंकि हमारे मानसिकता में परिवर्तन आ गया था। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत के आर्थिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक एकीकरण की उपलब्धि भारी कीमत चुकाकर प्राप्त हुई। और ये जो हमारे पास जो भी हमारे आर्थिक, राजनीतिक या प्रशासनिक एकीकरण जिसको बोले,
ये हमको इसके लिए उपलब्धि जो हमारे पास है, इसे हमको खुद को कीमत चुकाना पड़ा, हमें इसका कीमत चुकाना पड़ा। जैसे देखिए, अगर हम अभी क्या बोले, अगर राजनीतिक प्रक्रियाओं से देखें या आर्थिक ताकत प्रक्रियाओं से देखें, प्रशासनिक, तो देखिए एक विभेद आ गया, वर्ग भेद आ गया, हमारे मानसिकता में परिवर्तन आ गया, ऊंच नीच की भेदभाव आ गई, अमीर गरीब का फर्क आ गया, है ना। तो यहां कमजोर और ताकतवर का फर्क आ गया। तो इस तरीके से औपनिवेशिक शोषण एवं प्रभुत्व द्वारा दिए गए अनेक प्रकार के घावों के निशान भारतीय समाज पर आज भी मौजूद है। यानी अब समझ में आ गई, औपनिवेशिक जो शोषण हुआ ना हमारे ऊपर, तो इसका जो प्रभुत्व, जो हमारे ऊपर जो राज किया वो लोग, तो उसका जो घाव आज भी हमारे पास रह गया, और नतीजा है हमारे मानसिकता में परिवर्तन, हमारे जो रहन सहन में परिवर्तन, सोच विचार में परिवर्तन। ठीक है, परंतु उस युग का एक विरोधाभासी सच ये भी है कि उपनिवेशवाद ने ही अपने शत्रु राष्ट्रवाद को जन्म दिया।